मेरे साथ IFBB मेंस फिजिक प्रो सैम है, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मतलब कि नोन फिगर हैं, ना कि खाली मतलब कि इनकी फिजिक तो है ये, मैं इनको बोल रहा था कि मैं इनकी फोरम की जो शेप है ना वो फिल ही जैसी है। एंड काफ़ी इंस्पायरिंग है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि कोई ऐसा एथलीट नहीं है जो इनको नहीं जानता हो आज की डेट में। एंड बड़ी मुश्किल से आज हमने इनको खींच के बैठा लिया अपने यहाँ पे, तो और हम इनसे हमसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके होपफुली ये सारे ऑनेस्टली आंसर देंगे। तो पहले सैम, देखो बॉडी बिल्डिंग ईजी नहीं है, ठीक है, ये हर बंदा जानता है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में शेयर करो कि आपने मतलब कि कहाँ से शुरू किया, स्ट्रगल क्या थी, एंड आज आप इस मुकाम पे कैसे पहुँचे। पाजी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सबसे पहले बॉस एकेडमी का एथलीट बनाने के लिए, उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए। और पाजी जर्नी ऐसी है कि मैंने गेम शुरू की थी 2011 में। मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक बॉडी बिल्डिंग शो था, उसका बैनर देखा, तो वो शो बाई चांस उसी दिन था। तो उस टाइम मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैथ्स का पेपर था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत कनेक्टेड है मैं गेम में कैसे आया। तो मैं मेरा ध्यान ना वो एग्ज़ाम देने में नहीं जा रहा था, मुझे ये था कि यार वो शो ना ख़त्म हो जाए। 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होना था, तो शो की टाइमिंग 9 थी। अब ये नहीं ना पता था कि वो 9 लिखा है, शुरू 2-3 बजे होगा। मुझे तो ये था कि भाई 9 बजे पहुँचना, 9 चलो। मैंने फटाफट पूरे मार्क्स का पेपर किया, मैं फटाफट जाके वेन्यू पे बैठ गया। तो वहाँ पे एक लड़का था, हमारे शहर से ही है वो, मंडी गोविंदगढ़ से। तो मैंने उसको देखा, उसने पोज मारा हुआ और बैकग्राउंड पे गाना चल रहा, एनी डोले चजान। वो ना एक इल्यूजन क्रिएट हुआ मेरे माइंड में कि वाह यार क्या लड़का क्या लग रहा है। तो जैसे ही शो खत्म हुआ मैं उसी के पास गया, मैं कहा भैया मुझे बॉडी बनानी है। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि 2 तरह की बॉडी बनती है, एक सिर्फ दिखाने के लिए, एक गेम करने के लिए, तूने कौन सी बनानी है। मैंने कहा मुझे आपकी जैसी ऐसे स्टेज पे चढ़ना है। मतलब मेरी पहली बार जो इंटरेस्ट था वो यही आया कि मुझे स्टेज पे चढ़ना है। तो हमने शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला कि मैं आपको घर से लेने आऊँगा, आपको घर पे छोड़ के जाऊँगा, सब करूँगा, बस मुझे अपने साथ जोड़ लो। तो वो काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़का, वो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, करता गया। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का शो किया। जितने भी हमारे जिम में थे, मेरे ना एब्स थे शुरू से, क्योंकि मैं 100-200 मीटर रेस करता था, तो एब्स थे। तो उसकी वजह से साथ वाले कहते कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट का बॉडी बिल्डिंग शो है, तू खेल ले, तू जीत जाएगा। तो वो सिर्फ एप्स के चक्कर में मेरे माइंड में भी है कि मैं जीत जाऊंगा, तो मैं फटाफट से चढ़ गया स्टेज पे। तो वो पहले ही शो था, यहाँ से चढ़ा, वही उन्होंने तो पोज भी नहीं कराया, और वहाँ से बोला कि अगले साल तैयारी करके आना। तो अभी पता कुछ नहीं, लेकिन हार तो फील हुई कि यार हार गया। तो फिर मैंने कहा नहीं, मतलब रुकने वाले वहीं रुक जाते हैं कि नहीं होना कुछ। तो मुझे ये था कि मुझे ऐसा दिखना है, मैं ऐसा नहीं दिख रहा था, जो जीता मुझे ऐसा दिखना है। तो पाजी बस मैं लगा रहा। अगले साल उसी स्टेज पे मैंने डिस्ट्रिक्ट मेडल लिया अपना फर्स्ट। फिर उसके बाद जिम के कोच ने हमें बताया, जो जिम में कोच होते हैं, कि अभी पंजाब आएगा तो हम तुझे पंजाब खिलाएंगे। पंजाब खेलने गया, सीनियर कैटेगरी में खेला था मैं 17-16 का, तो मेरी 4th प्लेस लगी वहाँ पे। तो फिर वो 4th 2-3 साल 4th आई, और मैं फर्स्ट के चक्कर में 4th आता रहा, और मैं लगा रहा। 2011 में फर्स्ट पहली बार चढ़ा था, 12 और 13 2013 में मेरा पहले जूनियर पंजाब में गोल्ड आया। फिर मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी, मिस्टर चंडीगढ़ हो रहा है, लेकिन वो था चंडीगढ़ वालों के लिए, मैं हूँ फतेहगढ़ साहब से। तो मुझे खेलना था बस। मैंने फ़ोन किया, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिया चंडीगढ़ का, और रजिस्ट्रेशन करा दी कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट 2013 में IBBF की तरफ से शो था, और मैं ओवरऑल चैंपियन बना। ओह वाह। मिस्टर चंडीगढ़, फर्स्ट मिस्टर चंडीगढ़। तो वहाँ से जो मुझे मोटिवेशन मिली कि अब तो रुकना बनता ही नहीं है। तो रुकना तो पाजी पहले आया भी नहीं, क्योंकि जब मैं पुराने जिम में जाता था ना, वहाँ पे जे कटर, रोनी कोलमन की फ़ोटो थी। अब हमें नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने उनसे कोच से ये पूछा था कि पाजी ये कहाँ खेलते हैं, ये लोग कहाँ खेलते हैं, ये इतने तगड़े, ये कहाँ मिलेंगे हमें। तो उन्होंने बोला कि इनका शो होता है मिस्टर ओलंपिया। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मुझे वहीं पे पहुंचना है, कि अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो, अगर उसको आप लास्ट तक नहीं लेके गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप गेम कर रहे हो, अगर चैंपियन बन रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ा टाइटल है वो जीतोगे, तभी हम बोलेंगे कि संपूर्ण हो गया हमारा काम, कि हमने जीत लिया। तो तब प्रो कार्ड कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था, तब ये शो से बाहर होते थे, बस हमें ये होता था कि ये हाँ ये लोग हैं, और ये ओलंपिया, और ये आर्नोल्ड है, बस 2-4 नाम जानते थे।
2015 में 15 में मैं जो फेडरेशन कप खेल के आया IFBB की तरफ से, 16 छोड़ दिया मैंने, 17 फिर 2018 तो अच्छी मेरी मतलब उस टाइम मैं ये समझ गया था चलते चलते कि बॉडी मांगती है, इसको आप जितना दोगे उतना ही आपको देगी, लेकिन उसके लिए आपको डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तब तक मैं घर से पैसे लेता था, हेल्प लेता था। तो ये आई बात अभी 2014 में ना, सीनियर मिस्टर पंजाब हमारे शहर में हुआ था, मंडी गोविंदगढ़ में। तो मैं स्टेज पे था, मुझे फीवर था 105 और बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं थी क्योंकि नई नॉलेज थी ना मुझे ना मेरे कोच को, बस अंधेरे में चल रहे थे जैसे छोटे शहरों में चलते हैं। अब तो सब कुछ स्मार्ट हो गया, लेकिन भाजी पहले नहीं था ये सब कुछ। पहले एक प्रोटीन का डिब्बा लेने हमें अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और वहाँ से लेके आते थे। तो 2014 में मैं वो मिस्टर पंजाब लास्ट किया, उसके बाद मैंने अपना शहर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ से मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही थी, मुझे नॉलेज नहीं मिल रही थी। यहाँ मैं आया, मुझे किसी ने पूछा कि तू क्या क्या यूज़ करता है, तो वही ना कि हम मुझे पता हो तो मैं बताऊँ, तो मैंने बोला हमें कुछ नहीं पता। तो वो कहते कल को कुछ हो गया, जैसे मुझे मेरी लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया, मैं तो ये बोलता था अंडे चिकन खा रहा हूँ, लेकिन बाकी का जो स्टफ़ था उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर मेरे दिमाग में आ कि आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा थैंक गॉड कि मैं टाइम से वहाँ से निकला। यहाँ पे एक गगन पाजी हैं, उनका सप्लीमेंट स्टोर था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मतलब सप्लीमेंट में नॉलेज दी कि ये इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसे चलो, इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये करते करते मैं लगातार 7 बार मिस्टर चंडीगढ़ चैंपियन बन चुका था इन अ रॉ, किसी को मैंने जीतने नहीं दिया बॉडी बिल्डिंग में। तो 2018 हुआ, 18 में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। तब मैं आपसे मिला था, मैंने आपको कॉल किया था क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी बॉस क्लासिक। तो तब मैं आपको नहीं जानता था, तब मैंने फिर वहाँ पे नंबर पे फ़ोन किया कि पाजी ये शो कैसे है, कि आपने मुझे बुलाया। तब हम मिले ललित में। हाँ। तब उसके बाद फिर एक शो था, अभिषेक गगनेजा ने करवाया था। तो पाजी तब भी ये सिस्टम था कि घर से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं गोवा जाके शो करके आऊँ। तो बाई चांस वो शो से वो था कि वो स्पॉन्सर करेंगे विनर को। तो वो शो मैंने जीता और मैं बॉस क्लासिक करने, वो बॉस क्लासिक वॉज माई फर्स्ट बिगेस्ट शो इन माई लाइफ, जहाँ से मुझे मेरी पोटेंशियल पता चली कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो ये होता ना कि जब तक आप बड़े एथलीट्स में नहीं खड़े होते, आपको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता होती। तो वहाँ पे जब मैंने टाइटल जीता बॉस क्लासिक अपनी कैटेगरी में, वो तो ऐसा था कि मैं अकेला गया था भाई, ट्रॉफी मेरे पास थी, मैंने घर पे फ़ोन किया, मेरे पास हक करने के लिए कोई नहीं था, सेलिब्रेट जिसको बोलते हैं। मैं रो रहा था कि यार मैंने इतना बड़ा शो जीता कि पहली बार 1 लाख रुपए मुझे प्राइज़ मिला, नहीं तो मैं तो लगा ही रहा हूँ 10,000 15,000। वो मेरी फर्स्ट बिगेस्ट प्राइज़ बनी थी। थैंक यू, आपने इतना अच्छा शो किया भाइयों। तो वहाँ से चलते 2000 उस शो के बाद मेरी इंजरी होगी टेंडन में। हाँ, तो मेरे से डंबल भी उठाना बंद, मतलब उस टाइम लाइफ में वो एक ऐसा टाइम था कि मैं डीमोटिवेट फील कर रहा था। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था क्योंकि लोगों ने मुझे एज ए बॉडी बिल्डर देखा। तब मैं लग रहा था 65-70 के बीच में, बहुत छोटा था जिसको बोलते हैं, मेरे से 5 kg का डंबल भी नहीं उठ रहा था। तो ऐसे में चलते हुए एक ठग मिला, उसको मैं ठग बोलता हूँ उस इंसान को उसका नाम मैंने ठग रखा है। वो आया, वो एक्चुअली मुझे ठगने आया था, लेकिन उसकी वजह से मेरी जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई। मुझे शेरा पाजी है मेरे कोच जो, उन्होंने बोला कि एक लड़का आ रहा है, उसने ना अपना जिम खोला है चंडीगढ़ में, तो तू उससे कांटेक्ट कर। क्योंकि मेरे पास पाजी कोई काम नहीं था, मेरे पास अर्निंग सोर्स नहीं था, तो मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई अच्छा हो जाए। तो वो कहता है वो सारा जिम तुझे दे देगा, तो तेरा अच्छा चल पड़ेगा। तो इस चक्कर में उस बंदे से मिला। उसने बोला कि वो आया दिल्ली से। पहले तो वो जिस ढाबे बैठ के खा रहा था, देखो वो खा रहा था, मैं आया, मुझे उसने बोला बिल पे कर दे फटाफट। चलो हो गई बात। मैं समझ गया कि चलो मैंने किया। तो मैंने उनसे बोला हाँ जी पाजी कैसे। तो वो कहते जिम का तो तू छोड़, तू प्रो कार्ड के लिए ट्राई कर। मैं कहा पाजी ये फिजिक कुछ नहीं है, ये इसमें क्या प्रो कार्ड होता क्या। उसने मुझे बताया कि प्रो कार्ड मिलेगा तो तू ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचेगा। तब मुझे फिर वो सब रिकॉल हुआ कि नहीं यार करना चाहिए। तब तक इंजरी थी और मैंने एक पंगा और ले लिया था। इंजरी के टाइम पे मैंने पापा की इन्वेस्टमेंट करवा दी थी, 20 लाख रुपए का स्नूकर सेंटर खोला था। स्नूकर मुझे ये था कि लड़कों में बहुत इस चीज़ का चस्का है कि हाँ हम खेलेंगे सारी सारी रात। मुझे ये था कि वही ना कि पैसा ही पैसा, आराम से मस्ती। लेकिन वो स्नूकर में 20 लाख रुपए लगा के मैंने 20 दिन नहीं चलाया, क्योंकि इतने में मुझे ये मिल गया, इसने मुझे दोबारा चिंगारी लगा दी कि गेम कर भाई। तो मैंने कहा पाजी कहाँ शो, वो कहता वियतनाम। मैं फिर बैठ गया कि खर्चा कहाँ से करूँगा, खुद करना है। तो मैं कहा पाजी नॉट पॉसिबल। तो उसने मुझे ऐसा पंप किया कि भाई तेरा प्रो कार्ड पक्का है,
यू आर, तेरे पास मतलब तो इंडिया के प्रोज में गिना जाएगा। तो मुझे हुआ, मैंने कहा शो कब है? तो वो कहता 3 हफ्ते बाद। अब मैं भी जीरो फिजिक पे बैठा हूँ, 3 हफ्ते बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में कहा यार ऐसे बैठ के भी कुछ, लेट्स ट्राई, अच्छे हो गए तो चले जाएंगे, नहीं तो बैठे तो है ही हैं। तो पाजी मैंने वो 3 हफ्तों में ना, कितने 21 दिन होते हैं, मैंने 3 3 बार ट्रेन किया खुद को और पागलों की तरह खाया। तो 69 kg वेट से मैं लीन मसल पूरी बॉडी की प्रेप करके 3 हफ्तों में मैं वियतनाम पहुंच गया। बट फ्रेम छोटा था क्योंकि बंदा नहीं कुछ कर सकता इतने बड़े फ्रेम इतने छोटे टाइम में। तो वहाँ मेरी सिल्वर लगा। ओवरऑल ओवरऑल लग जाना था मेरा, जो मेरे साथ का लड़का था वो वियतनाम से था और हम 19 21 ही थे। मैं 21 होगा, वो 19 होएगा। बेनिफिट ये था कि वो वियतनाम से था, लोकल। हाँ उसको दे दिया। तो वो शो करके मैं वापस आया ना, वापस आके मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग जान रहे थे, काफ़ी लोगों ने स्टोरीज लगाई। तब मुझे पहली बार फील हुआ कि मैं 7 साल से घिसा रहा हूँ, चंडीगढ़ खेल रहा हूँ, मुझे आज तक कोई कुत्ता नहीं जानता 4 5 लोगों के अलावा। अभी मैं एक शो खेल के आया हूँ जहाँ मैं जीता भी नहीं, लेकिन बहुत लोगों को पता कि ये बाहर गया था। हाँ, बाहर गया। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इतने में वो शो था अगस्त जुलाई, हाँ वो था अगस्त में। तो फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ तिंदर भाजी है एक चंडीगढ़ में, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनको बोला पाजी, क्योंकि मुझे इतने लोग नहीं जानते थे जिनसे मैं कनेक्ट करूँ, पूछूँ कि क्या है कैसे है। तो उन्होंने बोला कि ये शो इंडिया में ओलंपिया हो रहा है। मैंने कहा कब? वो कहते हैं नवंबर में। तो हमारे पास टाइम अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 3 महीने पड़े थे। तो पाजी मैंने उनको वर्डिंग दी कि ये शो मैं जीतूँगा, चाहे कुछ हो जाए, प्रो कार्ड में लेके आऊँगा। मैंने पूरी जान लगा दी। मैंने अपनी लाइफ की सबसे टफेस्ट वो प्रेप की थी जिसमें मैं 40 दिन जीरो कार्ब्स पे रहा था कि कंडीशनिंग डीप अच्छा मसल लेके जाऊँ। और वहाँ पे जब प्री जजिंग हुई और जब मैंने कॉम्पिटिटर्स देखे तो वो तो इट वाज लाइक इतने लड़के, ठीक है 10 12 15 में हम चैंपियन देखते हैं, लेकिन 500 एथलीट्स में से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गायब हो जाऊंगा स्टेज पे, दिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कैटेगरी में 60 70 लड़के थे। तो फिर मुझे वहाँ पे ये हुआ कि यार थर्ड प्लेस आ जाए, मुझे ये नहीं है कि मैं खाली आता हूँ, कि थर्ड ही आ जाए मुझे चलेगा, फर्स्ट ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लड़के थे। तब जब फाइनल हुआ मैं अपनी कैटेगरी में 5th 4th 3rd 2nd फर्स्ट आई मेरी। तो वो फर्स्ट ने मुझे उसी टाइम फिर कॉन्फिडेंस दे दिया कि नहीं भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, नहीं करना चाहिए। तो फिर ओवरऑल होना था, तो ओवरऑल में भी फर्स्ट। तो वो तो ड्रीम कम ट्रू। अगले दिन मैं घर आया, मैंने रात को प्रो कार्ड सब अपना एक जगह रखा था। जब मैं सुबह उठा मेरी 5 बजे आँख खुल गई ये देखने के लिए वो मैं जीत के लाया हूँ कि वो सपना था। तो वो एक्चुअली वो सच था। तो वहाँ से फिर एक्चुअल जर्नी शुरू हुई। मैंने भाजी प्रो शो प्लान करना था, तब कोविड हो गया, 1 साल गया। दूसरे साल प्लान किया, गेन करने का प्लान किया, तब पापा की डेथ हो गई। तो ये जो पापा की डेथ हुई ना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाइफ का ऐसा ऐसा टाइम था कि जो मैं हमेशा, क्योंकि पापा को मेरे 4 अटैक आ चुके थे डेथ से पहले। और आप मिले शायद एक बार ना, आपने आए थे पापा मेरे साथ। तो 4 अटैक आ गए थे उनको। वो मैं उनको बोलता हूँ कि ही वॉज अ ट्रू वॉरियर। वो 4 अटैक सर्वाइव किए उन्होंने, पैरालाइज अटैक सर्वाइव किया, उनकी वेन की नस फट गई थी, वो सर्वाइव किया। इतना सब करने के बाद भी वो मुझे फुल सपोर्ट करते थे। पर्सनली उन्होंने मुझे बहुत बोलना, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं है कुछ गेम में। लेकिन जब मैं प्रो कार्ड जीता तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा ही हुए। तो वो लोगों को फ़ोन कर करके बताते थे कि ये मेरा बेटा है, मेरी मेरी फ़ोन पे बात करवाते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये हुआ तब मतलब ये तो मेरे समझ से ही परे होगा कि ये क्या कर दिया। क्योंकि मेरी छोटी बहन अभी वो मुंबई रहती है, तो वो अब अगर घर में कुंवारी आपकी बहन है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे पास अभी अपना घर भी नहीं है। तो पापा ने डेथ से पहले थोड़ा टाइम पहले ना 6 महीने पहले अपना ये घर सेल किया था कि हम बड़ा घर लेंगे। तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी वो भी कुछ नहीं पता। मतलब ये था कि पापा थे वो गए, ये नहीं है कि पीछे बहुत प्रॉपर्टी कुछ नहीं, नथिंग लेफ्ट। तो मैं चंडीगढ़ रहता था, मम्मी अकेले, मामा को अपने पास लेके आ गया। तो फिर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर चलाना, सिस्टर का देखना, तो वो बहुत कुछ हो गया। लेकिन पाजी इन सब में मैंने एक चीज़ से मैं माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे अपनी गेम में मुझे गेम नहीं छोड़नी। मैं इसी के साथ थोड़ा कमा रहा हूँ, इसी के साथ कमा रहा हूँ, अच्छा करूँगा ज़्यादा कमाऊँगा। तो फिर थाईलैंड का शो आया, सब लेफ्ट। मैं नाउ आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। पापा की डेथ के बाद मैं बहुत अंदर से, क्योंकि एक यही डर था कि यार एक पेरेंट्स पापा इनको कुछ ना हो, क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लग गए।
तो जब वो गए तो एक मेरे एक वो होता ना कि एक अलग से जो टेंशन थी वो उसके बारे में सोचना अब है ही नहीं, तो इंसान क्या सोचेगा। बिल्कुल। तो मुझे तो उस टाइम रोना भी नहीं आया था, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। सडन कल पापा शादी में गए हैं, इंजॉय करके हैं, आज ऐसा हो गया, सडन हो गया सब कुछ। तो फिर मुझे था मम्मी का मम्मा, तो फिर मैं मम्मा को साथ ले आया। अब हम सब चंडीगढ़ रहते हैं, तो फिर मैंने प्लान किया थाईलैंड शो। भाजी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा गाड़ी ख़राब है, कार्डियो करना ही होता है, बैग हैवी करके डाल के मैं सुबह पैदल, शाम को पैदल, मतलब जा रहा हूँ बस, नहीं हटना। दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि नाम बनाना है, शो तो जीतना है, नाम बनाना है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। हमारी गेम में इंडिया में बॉडी बिल्डिंग जिंदा है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि फॉरेन में हर जगह बॉडी बिल्डर है, ओलंपिक चैंपियन है, उनको कोई नहीं पूछता, वो भी इंडिया आते हैं नाम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। क्योंकि इंडिया में एक ड्रॉबैक है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये फ़ायदा भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आप कोई भी काम यहाँ करोगे ना वो चलेगा। तो फिर बाहर जाने के सब मैंने छोड़ दिए, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इंडिया में रह के गेम करनी है। यहाँ का हूँ, मुझे यहीं पे नाम करना है, यहाँ से वर्ल्ड में नाम करना है, क्योंकि मुझे मेरी कमाई यहाँ से होगी, बाहर से नहीं होनी। मैं जितना अच्छा करूँगा यहाँ के लोग कनेक्ट मेरे से ज़्यादा होंगे। तो बस भाजी ऐसे ऐसे चलते चलते स्ट्रगलिंग ये है कि पैसे हो ना हो, व्हीकल हो ना हो, खाना हो ना हो, जो आपने करना वो आप करते रहो, आप करोगे तो भगवान बैठा देने वाला। वेरी इंस्पायरिंग। मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आपने मतलब कि एक दो बंदों के, गगन पाजी का आपने नाम लिया, ठीक है, एक शेरा पाजी का नाम लिया, थोड़ी सी इसको मैं थोड़ी सी डेप्थ में लेके जाना चाहूँगा कि मुझे दो तीन जो बंदे हैं जिन्होंने मतलब कि आपकी लाइफ में आपको हमेशा याद रहेगा यार कि ये बंदे ने उस टाइम पे मेरी मदद की थी, या इन्होंने मुझे गाइड किया, या इन्होंने मुझे कोचिंग दी है, तो थोड़ा सा उनके बारे में शेयर करो। देखो पाजी, जैसे लोग भूल जाते हैं, अगर कोई किसी का आज की डेट में, तो ऐसा कि आप किसी का कुछ ना करो, क्योंकि रिवर्ट बैक करने वाले लोग हैं नहीं, स्वार्थी लोग बहुत हैं। मेरा टुडे आई एम लिविंग अलोन विद माई फैमिली, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड वो होता है जो आपको पुश करे, जो टांगे खींचे वो फ्रेंड नहीं होगा। ना बनाओ, अकेले रहो, आप किसी को वो नहीं कर सकते कि तेरी वजह से ऐसा हो गया। हाँ। तो इस जर्नी में जो गगन पाजी का रोल है वो ये है कि उन्होंने एक्चुअल मुझे नॉलेज देना स्टार्ट किया, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना चीज़ों को जानने में कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की है कि 1000 रुपये की पॉलिश की डिब्बी आती है, तो वो मुझे 4 दे देते कि तुमने 4 शो खेलने मेरी तरफ से, या प्रोटीन ख़त्म है ये ले मेरी तरफ से। तो पाजी मैं ऐसे लोगों को भूलता नहीं हूँ। अब शेरा पाजी है, ठीक है, वेल नोन, दुनिया जानती है उनको, वो लोगों से पैसे मैं उनसे शुरू से इसलिए कनेक्ट हूँ क्योंकि मैंने उनको पहली बार एक शो में देखा था, पंजाब में था, तो वो मेरी सीट के आगे बैठे थे, कुर्सी इतनी सी थी, चेयर, और उनकी बैग इतनी बड़ी। तो मैं देख रहा हूँ यार भाई ये कौन है, ये है कौन। तो उनको स्टेज पे बुलाया, मुझे तब पता नहीं था ये हैंडीकैप है। जब वो स्टेज पे जाकर उन्होंने अपना ये सिखाया ना, तब मुझे हुआ कि यार स्पार्क, उनसे मुझे भी स्पार्क मिला कि यार हम क्यों एक्सक्यूज़ देते हैं। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कभी टच वुड ऐसा कुछ ना हो कि मेरा कोई पार्ट कुछ ऐसा हो जाए, तो मुझे तो मरने को आ जाए कि यार मेरी तो ज़िंदगी नहीं बची, तो भाई ये क्या कर रहा है, ये बंदे ने क्या किया। तो सिर्फ देख के इंस्पायर हुआ। तो जब मैं फेडरेशन कप पुणे खेलने गया, तब हम सेम ट्रेन में गए थे। तब मैंने पाजी को बोला, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से थाइस थोड़े छोटे रहे हैं, तो मैंने उनको बोला पाजी यार थाइस कैसे बड़े करें। तो उनकी पहली वर्डिंग थी 10,000 रुपये दे, ऐसे किया उन्होंने, 10,000 रुपये डाल दे, बता देना। तो बात वही आ गई, बच्चा था, 10,000 बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा ठीक है यार, कोई ना, जब आएंगे तो देखेंगे। तो ड्यूरिंग वो 5-6 दिन हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी वहाँ पे, क्योंकि पाजी हम जूनियर हैं, वो सीनियर हैं। जूनियर का काम है रिस्पेक्ट देना, बिल्कुल, उनकी चीज़ों का ध्यान रखना। हम अपने बड़ों का ध्यान रखेंगे, हम तभी हमें सीखने को मिलेगा। तो उस टाइम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो वो इंसान की आंखों में आंसू थे। वो कहते यार, जैसे पंजाबी कहते भैन चो तू रुलाता यार, अब जा रहे हैं तो उनको फील हुआ। मैंने कहा पाजी कभी भी आओ चंडीगढ़। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फिर जब उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन किया कि क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। कहते कंपटीशन कर, गेम कर, ऐसे ऐसे कर। उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, तो विदाउट एनी कॉस्ट। मैं कहा पाजी अब पैसे अपनी 10,000 चाहिए। तो वो फिर नहीं, तब से लेके आज तक वो फुल वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मुझे। और जिनको देख के मैंने जिम शुरू किया, जिसके बारे में लड़के, उसका नाम है हरप्रीत सिंह गोल्डी। तो वो भी एक इंस्पायरिंग है, क्योंकि उसको देख के मैं उसकी वजह से आज यहाँ पे बैठा हूँ।
मैं उसको ना देखता, मैं वैसे ही निकल जाता। तो बच्चे साथ वाले बड़े नशे नुशे, क्या पता भाजी कहाँ फ्यूचर मतलब किसने पहुंच देखा है। एग्जैक्टली तो ये सब एग्जैक्टली। आपके ऊपर अब मैं रहने को मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, लड़कों के साथ रहा हूँ, अकेला रहा हूँ, भाजी बिगड़ना सुधरना आपके हाथ में है। आपने हाँ मेरे साथ ऐसे लड़के थे जो उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन मुझे पता है मैंने नहीं करना। किसी को आप रोक नहीं सकते, खुद को तो रोक सकते हैं। तो इस कंट्रोल के साथ यही दो चार लोग हैं जिनको मैं कभी बिल्कुल भूल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि जो अब इतने सारे प्रोज हो गए इंडिया में, ठीक है, मैं आपसे कुछ लोगों के मैं बारे में पूछा, मुझे आप उनका अपने बारे में अपना जेन्युइन ओपिनियन देना है कि आपके हम पर्सन की बात नहीं कर रहे। मैं ये बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि जब मैं हम किसी की बात कर रहे हैं, हम उनकी सिर्फ फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी हम वो इंसान कैसे हैं उनके उसका नेचर के बारे में नहीं। वो हम किसी को यहाँ जब कोई भी यहाँ दूध व्हाट से ही धुला नहीं है। व्हाट ही इज डूइंग इन बॉडी बिल्डिंग, हाँ, इट्स हम ऑल। सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, दूध से धुला कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ ना आप हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बॉडी बिल्डिंग में हैं, अगर मैं एक कोच हूँ और शोज भी रन करते हैं और ये वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ एक फिजिक तक ही सीमित रखेंगे, हमें किसी का पर्सनली कोई नहीं। लेवल नहीं है। अब जैसे मनोज आपके साथ गया था खेलने, आपको क्या लगा, मतलब कि उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उसमें आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मिसिंग? स्ट्रेस, अच्छा, स्ट्रेस एंड उसकी फिजिक में मतलब कि कैसे? फिजिक उनकी बहुत अच्छी है। अभी ऑलमोस्ट ही इज द टॉप एथलीट इन इंडिया। वो बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन ऐसा है ना कि दिमाग से जब इंसान थोड़ा भटक जाता है तो हार्ड वर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी वापस आके जब से हम वापस आए हैं तब से तो वो लगे ही हुए हैं अच्छे से। उनकी फिजिक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये होता है कि एंड ऑफ द मोमेंट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले जाओ तो बॉडी ऊपर नीचे हो जाती है। बॉर्डर होल्ड कर जाती हाँ, है। तो बस उनके साथ वही था। पहले शो में क्या हुआ, पहले शो में वो टेलर को देख के ही थोड़ा घबरा गए है ना, कि ओलंपिया जज बैठा है। तो वो थोड़ा सा उनके लिए ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली उन्होंने शेयर किया कि सैम भाई मैं टेलर को देख के फ्रीज हो गया था। तो दूसरे शो में ये था कि स्ट्रेस बहुत था हमारे में, क्योंकि इटली में हमारी हेल्प करने के लिए संदीप भाई था, उन्होंने बहुत हेल्प की, मतलब भगवान का भेजा हुआ बंदा था वो। तो जब हम इटली से स्पेन गए, पहली बात तो 17-18 घंटे मुझे रूम ही नहीं मिला वहाँ पे। तो जब मनोज भाई आए तो सेम उनके कार्ड भी ब्लॉक हो गए। हाँ, तो ये स्ट्रेस हो गया था। और अब हम कहीं जाएं तो हमें पता क्या करना है, लेकिन वहाँ पे इतना स्ट्रेस हो गया था कि आना जाना, गाड़ी, हर एक चीज़ पे ना, मतलब आप टैक्सी बुक कर रहे हो ना, वो टैक्सी वाला जहाँ से आएगा मीटर ऑन करके आएगा। वहाँ का तो 5 रुपये लेंगे, लेकिन हमारा 500 बन गया। तो हर एक चीज़ में पैसा लग रहा था। अब कहीं चलो वो पाजी हम प्रिपेयर हैं, लेकिन ट्रैवलिंग, थकावट, दूसरे शहर का नहीं पता, इन चीज़ों की वजह से बहुत स्ट्रेस हो गया था उनको भी और मुझे भी। तो मैंने उनको सपोर्ट किया, हेल्प की कि मेंटेन रहें हम एक दूसरे को। तो वैसा था, फिजिक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही है कि थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रख के चलें तो सही रहेगा। अब जब आप गए थे, आपने बिलाल को देखा, यस उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो 2 प्रोज बैक टू बैक मतलब जीते 2 शोज? पाजी देखो, उसमें कोई कमी नहीं है, कमी हम में है, उसमें कोई कमी नहीं थी, तभी वो 2 शो जीत गए। हम में क्या कमी है कि वो एक तो होता है कि इंडियन जेनेटिक, मैं वैसे इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इंडियन फ्रेम्स छोटे हैं एज कंपेरेटिव आप बाहर के लोगों को देखो। तो दूसरी बात, वो लोग ज़्यादा कंसिस्टेंस हैं। अभी हम भी हैं, हम उनको देख के और ज़्यादा हो गए हैं कि यार वो 2 शो जीता, क्योंकि जीतने के लिए तो हम भी गए थे, लेकिन वही 7 प्लेस लेके वापस आए। अभी मेरा जो प्लान है वो यही है कि मुझे छोटा मोटा शो नहीं करना, मुझे उसी शो को जीतना है जहाँ से मैं 7 प्लेस लेके आया। तो उनमें कमी नहीं है, बस उस दिन वो अच्छा दिख रहा था तो वो जीत गया। और क्योंकि वो 2 शो जीता, तीसरे शो में वो नहीं अच्छा था तो वो सेकंड रह गया। तो मतलब वही है ना कि स्ट्रेस आ गया उस पर भी। तीसरे शो जीतने का स्ट्रेस था कि मुझे ये भी जीतना है, वो वहाँ स्ट्रेस से। अच्छा, अभी मतलब कि सपोज करो अभी बॉम्बे में जो सुनने में आया कि भुवन भी आएगा, बिलाल भी आएगा, ये भी बंदे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हम इन दोनों को अगर हम हेड टू हेड डालते हैं तो आपके हिसाब से किसकी फिजिक बेहतर है? कौन बहुत फिजिक का डिफरेंट। जो भुवन को मैंने कभी रेडी हुए नहीं देखा, लेकिन जो मैंने देखा वो है कि थोड़ा फुल दिखता है स्टेज पे। जो उनका अभी तक जो उनकी कमी सबने ढूंढी थी कि वो फ्रंट साइड से फ्लैट थे, तो अभी उन्होंने जो ऑफ सीजन किया उसके बाद वो ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़ लुकिंग वेरी बिग एक्चुअली। तो जो अली है,
अली रहता है थोड़ा फ्लैट साइड में, अली बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ड्राई रहता है, बिल्कुल ड्राई रहता है। तो इन अब ये जजेस का क्राइटेरिया होएगा कि वो किसको देते हैं, बोथ आर बेस्ट। लेकिन मैं दोनों की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये तो इनका नाम हो रखा है इसलिए इनकी बात हो रही है। भाजी कुछ नहीं पता, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। वो तो गल तो बिल्कुल सही है। किसी कुछ नहीं पता, फोकस दो बंदे पे है क्योंकि अली अली अभी 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 नाम हुआ अली का 2 शो जीतने के बाद। भुवन ऑलरेडी 2 टाइम्स ओलंपिया खेल चुका। भुवन देखो इंडियंस बोल रहे थे, भुवन बोल रहा था कि यहाँ भुवन को मौका मिल गया, इंडिया में शो हो रहा है तो इसलिए वो करने आ रहा है, जबकि वो ही इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो अभी जो उस दिन पे जो बेस्ट होगा वही लास्ट डे की बात आ गई। तो अली का प्लान है वो 1 महीना पहले आ जाएगा कि क्योंकि वेदर का बहुत फर्क पड़ता है बॉडी पे। तो अली के लिए हम बैठे हैं, भुवन के लिए भुवन इज ऑलरेडी फ्रॉम इंडिया तो उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। एज एन एथलीट हमने अली को भी बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हेयर। वो हिंदी बोलता है, हाँ, तो अफगानिस्तान से वो हिंदी बोलता है। तो हमने बोला कि वी आर विद यू, डोंट वरी। तो देखो क्या होता है शो डे पे। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि आपके हिसाब में इंडिया के टॉप 3 प्रोज कौन से हैं? भाई जब जब ऐसी कोई बात होती है मैं पहला नाम तो मैं अपना लूंगा, क्योंकि मैं फैक्ट से बताऊंगा कि भाई मैंने 3 शो किया, अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर बता रहा हूँ। और दूसरा प्रो मैं मनोज भाई को बोलूँगा, बहुत अच्छा वो, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अभी उनका कोच उन्होंने जेरेमी को रखा, होप फॉर द चेंज, होप फॉर द गुड चेंज, जो गलती पहले हुई है वो ना हो। और तीसरे नंबर पे मुझे, क्योंकि अभी मैंने रेडी हुए इन्हीं को देखा। अभी अगर आप मेरे से इस शो के बाद पूछोगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि कौन बेस्ट है। तो तीसरा मुझे अफरोज अच्छा लगता है। अफरोज में अच्छी थिकनेस है, अफरोज को कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है बॉडी पे, वो जैसा चल रहा है वो सही है। डिपेंड करता है उसके कॉम्पिटिटर कैसे। अभी वो यूरोप खेलने जाएगा तो वो सेम चीज़, वी आर इंडियन जेनेटिक्स स्मॉल, दे आर लुकिंग ऑलरेडी 120 किलो ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 110 किलो ਦੇ ਤਾਂ तो आप मतलब वो साइज का चक्कर पड़ ही जाता है। साइज का चक्कर पड़ता है। साइज और frame देखो का साइज को ना थिकनेस खत्म कर सकती है, चाहे आपके पास साइज छोटा है लेकिन बॉडी में थिकनेस चाहिए। चक्कर। हाँ मेरा फ्रंट पेज बहुत अच्छा है, मतलब सबने मुझे ब्रेंडन हेनरी सर के साथ कंपेयर किया एज ए फ्रंट, लेकिन मुझे बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज ए बॉडी बिल्डिंग वाला पोज मारूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे साथ इंडिया का कोई बॉडी बिल्डर भी खड़ा कर दो। हाँ इतनी अच्छी मेरा बैक। हाँ लेकिन जो मैन फिजिक वाला पोज है वो जैसे मैं ओपन करता हूँ मेरा मिडिल साइड फ्लैट हो जाता है, तो अभी मैं सिर्फ उसी पे काम कर रहा हूँ। तो ये मुझे 3 अच्छे लगे। वैसे राजा भी है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इन बॉन्डिंग की वजह से और बॉडी की वजह से, सबकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से मैं पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे तीसरे बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दूसरे तीसरे पे मनोज भाई और अफरोज भाई। तो ये मतलब कि आपके 3 हैं। Yes. ओके, अच्छा अब थोड़ी सी टॉपिक चेंज करते हैं कि हर आदमी प्रो बनना चाहता है। चलो प्रो की जर्नी सबको पता है कि कैसे प्रो बनना है। Yes. अब ये शेयर करें कि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में कि प्रो के बाद ओलंपिया पहुंचने का क्या जर्नी, आप कैसे ओलंपिया पहुंच सकते हो और क्या खर्चा उसका? पहले पाजी मैं आपको ये बताता हूँ, जो इंडियन मेंटालिटी है ना प्रो को लेके, क्योंकि अभी भी इंडिया में 3-4 प्रो कार्ड होल्डर्स हैं, वो ऐसे हैं जो साइज में और बॉडी वेट में बहुत छोटे हैं। वो शो जीते हैं, ओलंपिया जरूर जीते हैं क्योंकि साथ वाले कॉम्पिटिटर्स ऐसे थे इसलिए जीते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, दे आर वेरी स्मॉल। क्योंकि अभी हम इटली में गए थे, इटली में आज एक लड़का प्रो कार्ड जीता, अगले दिन वो थर्ड आ रहा, उसने मुझे भी बीट कर दिया। अब मैं बोलूँ कि यार ये तो कल प्रो जीता आज मुझे बीट कर दिया, नहीं, उसकी फिजिक प्रो वाली ऑलरेडी थी। उसको मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि वो यूरोप में ट्राई कर, वो इंडिया में आ जाए कल आ जाए, वैसा तो कोई प्लेयर आ जाए वो एक बार में ले जाएगा क्योंकि दे आर ऑलरेडी बिग। वो बड़े लोगों में प्रो कार्ड जीतने की ट्राई करते हैं, इसीलिए वो जिस दिन उसने कार्ड जीता अगले दिन उसने काफी प्रोज को हरा दिया क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी प्रो वाली बन चुकी थी। प्रो कार्ड बाद में मिला लेकिन बॉडी उसकी वो थी। तो इंडिया में आप अपनी बॉडी पे काम करो, प्रो कार्ड अपने आप आ जाएगा। और अगर आपने प्रो कार्ड जीत लिया और आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं है तो आपकी अमेच्योर गेम भी खत्म, क्योंकि एज एन प्रो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप करो। आज तो आप ओपनिंग्स में जा रहे हो, चलो आप शोज में जा रहे हो, ओपनिंग वगैरह सब होता है, लेकिन आप कोई शो में नहीं जा सकते एज एन प्रो, क्योंकि एक बॉन्ड साइन होता है हमारा कि एज एन IFBB प्रो, जब आपको प्रो कार्ड मिलता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उसमें काफ़ी सारी शर्तें होती हैं।
तो वो आप अमेच्योर अगर आप हो, आपको लगता है कि प्रो बनने के बाद आपको टाइम लगेगा, तो आप अभी प्रो के लिए मत ट्राई करो। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट उठाना चाहूँगा जो आपने अभी अभी किया है, बहुत एक दिलचस्प पॉइंट है कि जब आप प्रो बन गए, अपनी ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा कि उसके बाद आप कोई दूसरी फेडरेशन, कोई दूसरा शो नहीं खेल सकते। ओके। दूसरी चीज़, आपने एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ की कि आप मतलब कि एज अ कंपेटिटर नहीं, एज अ गेस्ट भी हैं, एज अ चीफ गेस्ट भी हैं, एज अ कुछ भी, आप दूसरे शोज, दूसरे एक्सपोज में भी नहीं जा सकते नहीं, हो। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई कोई शो किसी अंडर फेडरेशन हो रहा है, क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उनकी भी शर्तें होती हैं। तो एज एन प्रो बनने के बाद हमारी भी ये शर्तें थी, क्योंकि वो मैंने ही साइन किया है, किसी ने फोर्स थोड़ी किया कि साइन करो। करेक्ट। तो मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उस पर यही सब लिखा था, आप एज ए गेस्ट जा सकते हो, लेकिन कोई और फेडरेशन का या किसी और चीज़ का किसी भी उसमें जिसमें फेडरेशन इंक्लूड, आप वहाँ नहीं जा सकते। कोई डिफरेंट आप ओपन शो कराओ, हम आ सकते हैं। जैसे कोई भी आप बिना फेडरेशन की शो कराओ तो हम आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके शो के पीछे कोई फेडरेशन जुड़ गई, आप नहीं जा सकते। तो तो ये फिर पाजी वहाँ पे फिर जब मतलब कि जैसे सपोज करो आप स्पॉन्सर एथलीट हो किसी ब्रांड के, तो ब्रांड लाखों दे रहा है। हाँ, तो ऐसा होता है, इनके बीच में मेरी बात हुई थी, इनका क्राइटेरिया होता है कि हम अपने ब्रांड के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट करने जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिमांड करे आप स्टेज पे आओ तो वो गलत है ना। वो हमारे लिए भी गलत है। तो वो अभी मुझे काफ़ी शोज में बुला रहे थे, तो मैंने जो फेडरेशन वाले थे उनको तो मैंने मना कर दिया, और जो स्पॉन्सर थे उनको उनके मैं चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे नहीं जाना, मुझे प्रमोट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना ब्रांड प्रमोट करना जिसके साथ हूँ मैं। तो वो जहाँ जा रहा तो वहाँ, क्योंकि मेरा ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये बात उनको क्लियर करनी पड़ती कि मैं एज ए ब्रांड को स्पॉन्सर प्रमोट करने जा प्रमोट रहा नहीं हूँ। है। मतलब कि ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है, समझनी ज़रूरी है। समझ नहीं आया। समझनी ज़रूरी है। बिकॉज अभी पीछे एक लड़का जो प्रो बना था, तो उसका मुझे फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि पाजी सर मैं ये जो दिल्ली में अभी हरवीर पाजी करा रहे हैं बिग फिट क्लासिक, मैं खेल सकता हूँ? मैं कहा मेरे भाई, मैं कहा प्रो आप कहीं नहीं खेल सकते हो आप। चलो, तो उसको वैसे इसका पता भी नहीं था बेचारे। एक हमारे इंडिया के एथलीट है प्रो, जिसने राजस्थान में एक नॉर्मल कंपटीशन किया, प्रो महेश, बॉडी बिल्डिंग में जो, तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। तो फिर अब मैं समझाऊं, क्योंकि प्रो बनने के बाद जब आपको किसी शो के लिए एनरोल करना है, तो प्रो कार्ड की जब हम रजिस्ट्रेशन देते हैं तब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अभी मैं प्रो बना हूं, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ओके, तो उस विंडो के दौरान आप कर सकते हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये उनका क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि अनंत आर्नोल्ड है जो अपने, उन्होंने जो शो कराया था उन्होंने वो किया था। और वो चैंपियन बने थे महेश, आईएफबीबी प्रो। अच्छा, तो अब मुझे बात बताओ कि खर्चा क्या है, कॉस्ट क्या है, कि मतलब कि प्रो बनने के बाद, प्रो बनने तक सबको पता है सब खर्च रहे हैं। अब मुझे बात बताइए मोटा मोटा, क्योंकि बहुत लड़के पूछते सर मुझे प्रो बनना है, प्रो बनना है, प्रो बनना है, लेकिन प्रो बनने के बाद आपने ओलंपिया नहीं पहुंचे या कोशिश नहीं की, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। मतलब कि घर बैठ के प्रो कार्ड को ना आप लोकल शो खेल सकते हो ना कुछ। अब मुझे बताओ कि अभी आप देखो स्पेन वगैरह गए थे, मुझे खर्चे को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक आपका प्रेप का खर्चा, एक आपका ट्रैवल शो खेलेंगे। मुझे पहले बताओ कि आपका प्रेप का कितनी देर की आपकी प्रेप थी, कितना आपका खर्चा उसमें लगा? जो पाजी मैंने थाईलैंड की प्रेप की थी, वो ऑलमोस्ट मैंने 7 वीक्स की थी। ओके। 6 से 7 हफ्ते। इतनी शॉर्ट प्रेप इसलिए थी क्योंकि जो मेरा ऑफ सीजन था वो मेरा बहुत क्लीन था। ओके। मतलब जिस दिन मैंने, जो होता ऑफिशियल फर्स्ट डे ऑफ प्रेप, मेरी उसी दिन बॉडी चेंज होने लगी थी, और विद इन 5-6 डेज मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इंडिया में कोई भी शो खेलूंगा तो मैं जीत जाऊँ, क्योंकि ये बेनिफिट होता है अगर आप ऑफ सीजन क्लीन करते हो। और दूसरा खर्चा ऐसे है कि पाजी, इसमें मैं जेनेटिक्स कुछ नहीं बोलूंगा, जेनेटिक्स आपका कुछ नहीं करता जब आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। हार्ड वर्क के साथ बैग चाहिए पैसों, सीधी सी बात है। एशियन कंट्री में खेला हुआ आपका एक्सपेंस नॉर्मल रहेगा, आने जाने का वही 1 लाख के अंदर आपका आना जाना हो जाएगा। लेकिन जो आपकी प्रेपरेशन है उस पर मेरा जो लगा था 6-7 हफ्तों में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, 2, सवा 2, 2.5 के आसपास प्रेप का खर्चा था। जिसमें ऐसा था, मुझे मेरा फर्स्ट शो था तो मुझे हर एक चीज़ क्वालिटी में खानी थी। अब जितना क्वालिटी फूड खाओगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी होगी, उतना आपकी बॉडी पे दिखेगा। और ये तो था थाईलैंड का। थाईलैंड के बाद जब पहला शो मैंने बिना स्टडी किए खेला था, थाईलैंड हो रहा, प्रेप शुरू कर दी। अब मुझे पता चल गया कि कॉम्पिटिटर्स मैंने देखने शुरू किए
कि यूरोप में कौन से आ रहे हैं। फिर उनके हिसाब से देखा कि यार यहाँ पे तो गेम अलग है। गेम डिफरेंट है। वो तो ऐसा था कि ओलंपिया ही है, छोटा ओलंपिया। ऐसा मतलब ऐसी फील आई वहाँ पे लोगों को देख के। मतलब मुझे लड़कों से ज्यादा इंप्रेसिव वहाँ के लड़कियां लगी। मतलब उनकी शोल्डर बाइसेप्स में ऐसी डेफिनेशन थी ना जैसे आपने पेंसिल के साथ बनाई है। वाओ। इतनी सिमेट्रिकली उनकी बॉडी। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं जो ये ऐसे दिख रहे हैं। मतलब इंडिया में मैंने इंडिया की प्रोज लड़कियां देखी हूँ पाजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लेवल ही अलग है। डिफरेंट। वो लास्ट कॉल आउट में ही आएंगी हमारी बड़ी लड़कियां, क्योंकि वो दे आर ऑन अनदर लेवल। और यूरोप में खेल के आया हूँ। यूरोप में मेरा सेम, मैंने 6-8 हफ्तों की तैयारी की थी। तो 8 हफ्तों में पहले तो मैंने काफ़ी टाइम मेंटेन किया तो वीज़ा के लिए। तो जब तक वीज़ा मुझे कंफर्म हुआ कि लग जाएगा, तब मैंने अच्छे से प्रेप की। तो वहाँ पे भी मेरा 3 के आसपास मेरी बॉडी पे खर्चा आया। मतलब कि 2-2.5 महीने में आपका 3 लाख का खर्चा। हाँ, तो मतलब दो शो की प्रेपरेशन आप लगा लो, 6 लाख की प्रेपरेशन होगी। थाईलैंड में मेरा 2.5 लाख लगा था, वो एक्स्ट्रा लग गया था, पता ही नहीं चला था, क्योंकि पहली बार बाहर खेलने गए, खाने पे बहुत वेस्ट हुए, खाना नहीं मिल रहा था अच्छा। तो यूरोप में जो लगा, मतलब ओवरऑल मेरा 10-11 लाख का 2 शो खेलने का लगा। मतलब मैंने यही सेविंग की थी अपनी बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में, और मैंने ये लगा दी। क्योंकि भाजी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। हाँ। अगर आप वहाँ कोई नहीं परवाह करता। आप दिखते रहोगे ना, अगर आप लोगों को दिखते रहोगे हाँ, तब आप जजिंग। बिकते रहोगे। हाँ। आप तभी कमाओगे जब आप ऑन होगे, आप स्टेज कर रहे हो। अभी थोड़े टाइम के लिए वो लोग बात करनी भी छोड़ भूल जाते हैं भूल लोग। जाते। तो अगर आपको कमाना है, आपको हर टाइम एक प्रोफेशनल वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। मतलब कि आप अगर आप इसको प्रोफेशनल प्रो बनने के बाद आपका कम से कम मतलब कि 10-12 लाख रुपए साल का मिनिमम पाजी खर्चा है है। इतना। इतना अब है। आप शो नहीं भी खेले ना, तब तो भी 10-12 लाख छोड़ो तो 7-8 लाख तो तब भी है। है। आपको मेंटेन करना है। और शो की प्रेप शुरू कर दो तो खर्चा तो डबल। फिर तो और बाकी आने जाने का खर्चा। अच्छा मुझे ये बताओ सैम, ये तो खर्चे की बात होगी। अब अच्छा, जो टेक्निकल क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है ओलंपिया तक पहुंचने का? पाजी दो तरीके हैं ओलंपिया क्वालिफाई करने के। कोई भी प्रो शो ओवरऑल जीतो एंड टिकट टू दी ओलंपिया। ओके। ठीक है, शो में एक ही विनर होता है, सेकंड वाले को पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स भी, ये शो भी 4 कैटेगरी में होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। मुझे नहीं पता 1 में ज्यादा पॉइंट, चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे टायर 4 है, उसमें अगर आप फर्स्ट आ रहे हो, आप ओलंपिया जा रहे हो। आप सेकंड आ रहे हो तो आपके 4 पॉइंट जुड़ेंगे। आप थर्ड आ रहे हो तो आपके 3 पॉइंट जुड़ेंगे। आप फोर्थ आ रहे हो तो आपके 2 पॉइंट जुड़ेंगे। आप फिफ्थ आ रहे हो तो आपका 1 पॉइंट जुड़ेगा। ये है टायर 4 का क्राइटेरिया। टायर 3 में होता है फर्स्ट वाला ओलंपिया, सेकंड वाले को जैसे उसमें 5 मिले थे, इसमें थोड़े ज्यादा मिलते हैं। थर्ड वाले में ऐसे, और फोर्थ वाला जो टायर 1 का शो है, उसमें सेकंड वाले को 10 पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगर कोई बंदा टायर 4 के 4 शो खेल के पॉइंट इकट्ठे कर रहा है, तो टायर 2 वाला 2 शो खेल के सेकंड, तो उसको ओलंपिया 20। यस। और ऐसा होता है कि जब पूरे प्रो शोज खत्म हो जाते हैं, तब पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तब ये नहीं कि उनकी एक पॉइंट्स की वैल्यू है कि इतने कर लो तो आप जीत जाओगे ना। जो अभी लड़के कंटिन्यूस 10-10 शो खेल रहे हैं, तो जो 10-10 शो जीत नहीं रहे लेकिन पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं टॉप 5 में आगे, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो ओलंपिया जाएगा। तो मतलब कि ये इतना आसान रास्ता नहीं है जितना लोगों को लगता है कि भैया प्रो बन गए तो ओलंपिया तक पहुंच ही जाना है। ये तो मुझे भी ऐसा था कि जब मैंने शुरू किया था, मुझे ऐसा था मैं जीत जाऊंगा। मैं आज तक हारा नहीं, मैं ये भी जीत जाऊंगा। लेकिन आप ये भूल जाते हो बाकी भी तो जीतने आ रहे हैं। हाँ, हर बंदा जीतने आ रहा है। बहुत प्रो लेवल पे हर बंदा मेहनत कर रहा है। वो एमेचर लेवल नहीं है, प्रो है। हम यहाँ इंडिया में कोई भी शो एक नजर में बता देते हैं, ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द लास्ट। और वहां पे और ओलंपिया में लास्ट वाले को आप जज करोगे कि ये फर्स्ट हो सकता है, जब डिसीजन आता है तो वो लास्ट होता है। तो मतलब वहां पे गेम ही डिफरेंट लेवल की है। अच्छा मुझे बात बताओ सैम, आपकी हाइट क्या है और आपका स्टेज वेट क्या होता है? मेरी अभी करंट मेरी हाइट है जो 5.8 और जो मेरा, और जब मैंने प्रो कार्ड जीता था तब मेरा स्टेज वेट था 76 kg। ओके। हाँ, उसके बाद मैंने गेन नहीं किया, बिल्कुल गेन नहीं किया। मैंने सिर्फ वर्कआउट किया और खाना पीना खाया अच्छे से। ऑफिशियली जिसको बोलते हैं गेनिंग करनी, वो नहीं की थी। और अच्छे से जब मैं अभी थाईलैंड खेल के आया था तब मेरा ऑन स्टेज बॉडी वेट था 82 kg, और यहाँ था 82.5 यूरोप में। ओके। तो आपने जो देखा, आपकी मतलब कि नेचुरली आपकी हाइट के भी प्रोज हैं। मेरे ख्याल जो बिलाल अली है वो आपसे ज्यादा लंबा नहीं, मेरा ख्याल। ऐसे छोटे प्रोज भी हैं। वो एक टर्की से आया था लड़का,
क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, आता तो बता दो, टर्की से आया था वो, हर शो में सेकंड आ रहा था अली के साथ अच्छा वो पॉइंट्स में दूसरे नंबर पे है शायद, फरकन। अच्छा, हाँ फर्क, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट के हिसाब से आपने 3-4 मरतबा ये कहा, जो बार वाले पोज हैं वो बहुत बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं, जो हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, साइज की हम बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको उस लेवल पे कम्पीट करने के लिए, या जो बंदे जीत रहे हैं, मतलब कि जो टॉप 5 आ रहे हैं उस लेवल पे आपकी हाइट में, उनका वजन कितना होगा स्टेज पे रफली? जैसे अली, अली का 92 केजी स्ट्रेट, 10 केजी अप फ्रॉम मेरे माय और बॉडी आपकी हाइट क्या है? यस, मेरे से एक आधा इंच बड़ा होगा वो इतना नहीं, लेकिन बॉडी मसल वेट कितना बढ़ गया, 10 किलो उसका फर्क yes। है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि उसको बीट करने के लिए मुझे 10 किलो चाहिए, बट मुझे 2-4 किलो मिल जाए, लेकिन जो मेरी कमी सही है, जगह पे है, हाँ सही जगह पे वो वेट जाए, सही जगह पे वो मसल मास इकट्ठा हो जाए। मतलब कि एटलीस्ट ना करते भी अब अगर, देखो मैं नॉर्मल बताता हूँ कि हमारे इंडिया में कोई है 6 फुट के आसपास, 5-11 के हैं, 5-10 के हैं, तो अगर कोई भी जो भी प्रोज ये देख रहे हैं, तो आप ये लगा लो कि अगर आपको बाहर खेलने जाना, तो आपको 90 केजी प्लस मसल वेट मेंटेन करोगे, तब आप क्वालिफाई कर जाओगे, और ओलंपिया में टॉप पे रहने पे के भी चांसेस तभी बनेंगे आपके। अगर आप ऐसे ही जाओगे कि हाँ 80, 82, 83, तब वहाँ पीछे मतलब कि ना करते हुए आपकी हाइट पे या जो ऊपर है, मतलब कि आप इतना मान के चलो, अनलेस कि देखो आपका फ्रेम बहुत सुपीरियर, आपकी शेप बहुत अच्छी, आपके जो एब्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं, आपके ओब्लिक्स, आपकी आपके मसल बेलीज काफी फुल है। अब जैसे हम फिल ईट की बात करते हैं, फिल ईट हालांकि मतलब कि 245-250 पाउंड पे खेलता था वो, राइट, लेकिन उसकी फिजिक ऐसी थी कि वो 280 पाउंड वालों को बंदे को भी बीट कर रहा था, राइट। तो आपकी जो शेप है, मैं इतना, बट लेकिन अगर हम इसको एक जनरल गाइडलाइन देनी हो, जो मतलब कि इतने बंदे फॉलो करते हैं, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मतलब कि उनको रिक्वायरमेंट क्या, लगे हुए हैं बेचारे, लगे हुए हैं, लोहा तोड़ रहे हैं। सेफली हम ये कह सकते हैं कि जो बंदा 5'8", 5'9", 10 के, तो मिनिमम आप अनलेस कि आपकी जो शेप इतनी सुपीरियर है, आप मतलब कि 90 किलो स्केल वेट लेके चलो, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है। 90, यस। और मैन फिजिक वालों का ऐसा होता है कि मैक्सिमम बॉडी वेट थाइज में आ जाता है, काफी लड़कों का करेक्ट, थाइज में है ना, तो वेट बढ़ाओ, ये देखो कि आपका मसल बन कहाँ रहा कहाँ है, जा रहा है, आप थाइज में जोर लगा दोगे, क्योंकि कईयों की थाइज बहुत जल्दी ग्रो ग्रो करते हैं, तो अगर एक बार थाइज ने साइज पकड़ लिया, तो अपर बॉडी ऑटोमेटिकली छोटी दिखेगी। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए आपको किस बॉडी पार्ट पे मसल चाहिए, कहाँ पे फाइबर्स और चाहिए आपको, तो वैसे आपको काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे अभी कोई नया बंदा देखे तो उसके लिए आई एम वेरी गुड बॉडी बिल्डर, लेकिन कोई जजमेंटल देखे ना, जजिंग, तो वो बता देगा कि अपर चेस्ट में और मिडल बैक में कमी है। तो अभी मैं सिर्फ इन्हीं पे काम कर रहा हूँ, मुझे जैसे लगेगा कि मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूँ, हो गया, मैं सर शो के, मतलब कि आपको मतलब कि 2-3 किलो अभी आप और साइज मेरा भी ऐड करने का प्लान है? मेरा जो ऑन स्टेज वेट था 82.5, मैं नहीं कहता मेरा 90 हो जाए, अभी हो जाए, मेरा 85-86 भी हो जाए, मैं सर खिलारे बात। काफी मतलब कि अगर सही जगह पे अगर आप वही ना, मतलब कि आप देखो ना, हाँ, आपने वही 2-3 किलो अपने बैक पे, अपर हाँ, चेस्ट पे ऐड कर दिया, तो वो नेचुरली वो यस। ऐड अप कर देगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि आप मतलब कि चूज कर सकते हो आपने जो मतलब कि आंसर करना है, नहीं करना है। हम इस लेवल तक पहुंचने के लिए, प्रो लेवल पहुंचने के लिए, जो अपना मतलब कि जो आपका खर्चा है, उसका थोड़ा स्प्लिट करके मुझे बताओ। 3 खर्चे हमारे मेन होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, आपका न्यूट्रिशन का हो गया, आपके सप्लीमेंट का हो गया, आपकी गियर का हो गया, ठीक है। मुझे इनका थोड़ा सा स्प्लिट बताओ, जो हमारे जो बिगिनर इंटरमीडिएट बंदे हैं उनको थोड़ा मान के, सर मेरा कितना खाने पे लगेगा, कितना मेरा सप्लीमेंट पे, कितना मेरा ड्रग्स पे लगेगा, ये थोड़ा सा इसका देखो भाई, बताओ। जो अमेच्योर की बात करता हूँ, प्रोज का तो प्रो सबको छोड़ दो, पता ही है ना। प्रो छोड़ दो। हाँ, जो अमेच्योर लेवल पे करते हैं उनको मैं कम से कम खर्चा बता सकता हूँ कि आप कैसे थोड़ा मेंटेन कर सकते हो। बेसिक चीजें खरीदो जिनकी बॉडी एसेंशियल, जो जैसे कि वे प्रोटीन हो गया। वे प्रोटीन हालांकि आप खाने से भी पूरा कर सकते हो, लेकिन जो इंस्टेंट चाहिए वो तो एक बार चाहिए चाहिए। आप ये नहीं कि पूरा दिन पीते रहो, लेकिन आफ्टर वर्कआउट एक स्कूप ही पी लो, बाकी आप खाने से कंप्लीट करो। और मल्टीविटामिन, ठीक है। और तीसरी चीज होगी आपकी लीवर केयर, और चौथी होगी आपकी फिश ऑयल वगैरह। तो ये 4 बेसिक सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट है तो लो, नहीं तो ये 4 बेसिक सप्लीमेंट्स आपके ज़्यादा नहीं तो 6-7-8 हज़ार के अंदर आ जाए। और इसके बाद जो आपकी पर डे की डाइट रहनी चाहिए,
वो चिकन और अंडे हैं जो आपको बाहर से खरीदने हैं। वो एक ट्रे लेके आओ, 10 अंडे खाओ दिन में, तो वो 30 अंडे हैं तो चल पड़ेगी, 3 दिन एक ट्रे चलेगी। और एक एक 80 kg के बॉडी बिल्डर को ज़्यादा नहीं, लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं 1.5 किलो चिकन खाता हूँ, इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। आप दिन में 1 किलो, आप 200-200 ग्राम के 3 मील चिकन के खा लो, 3 नहीं 2 खा लो, जो बिगिनर्स हैं और जो अमेच्योर हैं। और गेयर्स की बात आ गई तो स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा आपको गेयर्स एज, अगर तो आपकी एज है, आप मैच्योर हो, आप बिगिनर हो, लेकिन अगर आपकी एज है लाइक 25 प्लस है तो यू आर रेडी टू यूज एनीथिंग, क्योंकि एक वो मैच्योरिटी की एज आ जाती है। समझदारी जरूरी है गेयर्स को यूज करने के लिए। दो चपातियों से ज़्यादा भूख लग रही, 2 चपातियों की भूख है, आप 6 चपातियाँ खा रहे हो टेस्ट की वजह से, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। तो वही ना, जहाँ एक गोली खानी है वहाँ एक ही खानी है, वहाँ 4 गोलियाँ आपको तगड़ा नहीं कर देंगी या ड्राई नहीं कर देंगी। तो इसीलिए कम से कम गेयर्स का भी आप लगा लो एज अ बिगिनर 6-7-8 हज़ार खींच के, बहुत खींच के 10 हज़ार, बहुत खींच के, मतलब कि ऐसे अंधाधुंध पैसे नहीं निकाले जाने। हाँ, पहले आप अपनी गेम को समझो, बॉडी की रिक्वायरमेंट समझो। मैक्सिमम प्रोटीन आपका घर से ही पूरा होता है, घर की डाइट से ही पूरा हो जाएगा, लेकिन वे प्रोटीन आप रखो, क्योंकि मील रिप्लेसमेंट भी हो जाती है उससे, आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी जल्दी पूरी हो जाती है। अभी मैं जल्दी जल्दी भूख लग रही तो कुछ नहीं खा गया तो फटाफट प्रोटीन पी गया, तो ऐसे फायदे हो जाते हैं। अब जैसे अब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बंदे हैं जो खेल रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उनका साइज है, हम जैसे पहले बात कर रहे थे, डिफरेंस क्या है, वो ऐसे क्यों हैं? ये जेनेटिक्स हैं, वो चलो हैं जेनेटिक, क्या वो अलग स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, अलग खाना यूज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्या है? जो स्टीरॉयड इंडिया में मिलती है, मैं कहता हूँ कहीं मिलेगी नहीं, ओके। है ना। ऑलमोस्ट बाहर के बॉडी बिल्डर भी जो हमारे केमिस्ट से जो टेस्टोस्टेरोन मिलता है उनके दीवाने हैं वो लोग, क्योंकि फार्मा ग्रेड से ऊपर कोई कुछ है नहीं, है ना। तो वो चीज़ नहीं है, बाहर हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज है, द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे तो अंडे प्लास्टिक के चल रहे हैं, है ना, मतलब आपको पता ही नहीं, आप चावल भी प्लास्टिक के खा रहे हो। बाकी आज से जब मैंने गेम शुरू की थी तब की डाइट और अब की डाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। 12 साल, ऑलमोस्ट 1 डिकेड, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अंडे भी खा लोगे ना तो लूज मोशन आ जाते थे। हाँ, मतलब तब वो प्रोटीन में ऐसी क्वालिटी आती थी, एक स्कूप प्रोटीन का लूज मोशन लगा देता था। वो चीज़ें तो फील करनी छूट गई कब से, क्योंकि हर एक चीज़ में इंडिया में, मैं इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जो इंडिया में बैठ के पैसा बना रहे हैं लोग, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी वजह से गेम स्लो हो गई है। गेम्स ऑल स्लो तभी हो गई क्योंकि जो जो प्रोटीन जल्दी काम कर रहा है उसमें प्रोटीन ही है नहीं। और यार हम अपना सप्लीमेंट लॉन्च करने वाला है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप पूरा प्योर, हम प्योर रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, प्योर सर, मतलब कि हमारा रॉ का खर्चा जो लोग रिटेल में बेच रहे हैं ना, उतना हमारा रॉ का है। भाजी चीज महंगी दे दो चलेगी। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि मतलब कि आप डाल क्या रहे हो, पता ही आप नहीं। कैसे बेच रहे हो। हम जो मतलब कि रॉ मटेरियल में 1500 रुपए किलो के हम ले रहे हो, 1500 का पूरा डब्बा बेच रहे हो पैकेजिंग के साथ, और मुझे मार्जिन भी दे रहे हो आप उसमें। मतलब कि मैं तो इस समय की बात, अच्छा एक और चीज बताओ कि बहुत लड़कों को क्रेज है हमारे यहाँ, हर बंदा पेप्टाइड साम्स ये वो फलाना ढिमकाना, बाहर के प्रोज कितना ये चीजें यूज कर रहे हैं आपके हिसाब से? भाजी बाहर के ना देखो, यहाँ इंडिया में ना लाई लग बहुत है, जिसको भेड़ चाल, वो स्टडी बाद में करेंगे। अगर किसी ने टेढ़ी आंख से देख भी लिया ना वो कोई गोली खा रहा है, नाम पता नहीं पता, रंग भी दिख गया, वो उसी रंग की गोलियां शुरू कर देंगे। मतलब इंडिया में ये है, मतलब कि बाहर है पेप्टाइड सांप, पीजीसीएल, टर्पेंटोरमिन, पीजीसीएल उनको पता ही नहीं क्या है। वो ना डायरेक्ट वेन में कुछ नहीं लेते। ओके। वो बहुत डरते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट वेन में मतलब सीधा आपके हार्ट में, और सीधा हार्ट में किसी चीज ने अटैक किया तो ऊपर। हाँ, तो वो बहुत समझदार है। तभी मतलब कि ये जो एएमपी टर्मिन पीजीसीएल का मैं सीरियसली बताऊं भाजी, मैंने यूरोप में मैंने एक भी सिरिंज गिरी हुई नहीं देखी वहां पे। ओके। यहाँ आप कोई शो में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के शो में चले जाओ, यहाँ डस्टबिन भर जाता है, और यहाँ सरेआम चलता है यहाँ, मतलब वहाँ लोग डरते हैं। आप किसी से पूछ ठीक है, हर बंदा नैस है, आप पूछोगे भी ना ये चीज चाहिए, वो साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ किसी को पूछोगे, बंदा कहता है 500 बन गया, यहाँ से मिलेगी जा। मतलब कि जो ये पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो बीइंग अ बॉडी बिल्डिंग कोच मैं खुद हूँ, आप एथलीट हो, इतने सीनियर हो,
तो आपके पास भी कितने सवाल आते हैं, हाँ जी। हमारे पास भी बहुत आते हैं। क्योंकि तो आप सीधा मतलब कि जो बंदा एक मतलब कि सीनियर बॉडी बिल्डर है, 12 साल से खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, प्रो है सारे जब आप प्रो बन जाते हो इस लेवल पे, होता क्या है कि अब देखिए मनोज का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हालांकि ये मनोज की प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज उसकी प्रोटोकॉल डिफरेंट है, बट एज फ्रेंड्स क्या होता है कि हम सब आपस में बातें करते हो, तू क्या यूज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, और हम शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं। तो ये जो मतलब कि जो लड़कों में चस्का है, उनको लगता है पेप्टाइड, साम्स, प्रो, हार्मोन, फलाना टिकूना, मतलब कि ये जो बॉडी अगर आपकी बननी है, अगर आपके जेनेटिक्स हैं, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, तो वही मतलब कि बेसिक एनाबॉलिक है। यस, और दूसरी चीज मैं एक चीज और बताता हूँ भाई, क्या होता है ना, लोगों को बहुत कम पता है कि 20, 22, 23 साल तक तो आपको नेचुरल आप फूड से ऐसा टेस्टोस्टेरोन बना सकते हो ना अपना बॉडी में, कि आपको बहुत जल्दी जल्दी गेट्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम एक्यूरेट है कि आपको यही गेम करनी है, चलो एट दिस पॉइंट हम मान लेते हैं कि 20, 22 साल के लड़के शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये जो पेप्टाइड जब साम्स तो अभी अंडर स्टडी है, आप गूगल पे भी करोगे तो वहाँ पे भी लिखा आएगा कि ये क्वालिफाइड नहीं है मार्केट यूज के लिए। और मेरे हिसाब से इंडिया में तो जो साम्स मिल रहे हैं वो साम्स वो एक्चुअली स्टीरॉइड ही है, डब्बी के ऊपर साम्स लिखने से कोई चीज साम्स नहीं बन जाती। और इंडिया के पास इतनी तेज टेक्नोलॉजी है नहीं कि बाहर से बना नहीं यहाँ बन गई इंडिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। और दूसरी बात रही बात पेप्टाइड की, पेप्टाइड का सिस्टम ऐसा, अगर आपने एक बार देखो पेप्टाइड शुरू करके आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्वालिटी का पेप्टाइड भी चाहिए और वो महंगे भी आते हैं। अगर आपने शुरू कर लिए तो आपकी बॉडी ना उसी डोजेस पे उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि आपको अभी नहीं नीड है। 25-30 से पहले तो आप पेप्टाइड को पकड़ो ही ना। अगर आपको पकड़ना है तो आपका हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उस चीज़ में ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन अंडर कोच जिसको नॉलेज है। आप अपने आप गूगल से तो देखो मत, गूगल पे मैंने जो फील किया मैंने डाल दिया, आपने जो किया आपने डाल दिया, पढ़ने वालों के सामने जो आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई ये लिखा हुआ है शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है। पेप्टाइड और साम्स और गियर ये तब यूज होते हैं जब जब गाड़ी को धक्का लगना बंद हो गया। गाड़ी चल रही है, जब तक चल रही है उसे चलाओ, जब वो उसमें कोई खराबी आ गई वो रुकेगी ना। हम गाड़ी को भी पुश ही मारते हैं, उनका सिर्फ एक पुश होता है कि वो थोड़ा सा 4% ऊपर यस, और वो पुश ही लोगों का माइंड इतना सेट कर देता है कि लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं। एज एन प्रो एथलीट, एज एन मतलब मैच्योर पर्सन, मैं अपनी लाइफ में ठीक है स्टार्टिंग के 3-4 साल था डिपेंड की यार, नहीं है सामान खत्म हो गया नहीं, लेकिन आज की डेट में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है ना बॉडी में, माइंड में, कि नहीं है तो क्या हुआ, इनसे कुछ नहीं होना। बॉडी में जो आपकी क्वालिटी है वो तब आएगी। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इतना फाइबर कैसे है, मैं ये नहीं करता मैं कुछ एक्स्ट्रा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी को खाली बहुत चलाता हूँ, खाली विदाउट ड्रग मैं बहुत ज्यादा घिसाता हूँ, वैसे ही घिसाता हूँ जैसे लोग ऑन गियर्स घिसाते हैं, तब जाके बॉडी में जो नेचुरल आप क्वालिटी बना सकते हो वो ड्रग्स के साथ नहीं बनेगी। एक मुझसे सवाल पूछूंगा कि आपकी कंडीशनिंग बहुत नोन है, लाइक मतलब कि मैंने आपको लाइव भी देखा, मैंने आपको जज भी किया है स्टेज पे, मैंने आपको वैसे भी कंपनी देखा, आपकी कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त आती है हमेशा, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंडीशनिंग होती है हमेशा। मुझे बताओ कि आपका जो पीक वीक है ना, पीक वीक की बात बाद में करते हैं, जो आप मतलब कि लास्ट के 4-6 हफ्ते आपको क्या लगता है जो आप अलग कर रहे हो जो दूसरे एथलीट्स नहीं कर रहे हैं? मैं पाजी स्ट्रेस नहीं लेता। ओके, स्ट्रेस नंबर 1। पहली बात मैं क्या देखता हूँ, जो शो सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं उसको खुद का विनर देखता हूँ कि मैं जीतूंगा ये। इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, इसको आप कॉन्फिडेंस बोल लो, ये मेरे लिए ये चीजें अगर मैं काम करती है। यस, अगर मैं खुद को ये सोच लग जाऊँ ना यार वो भी आ रहा है मेरा बनेगा नहीं, तब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ। सबसे पहले अच्छा, उसके बाद अपनी डाइट और ट्रेनिंग इसकी प्रोटोकॉल्स क्या मेरा लगता है, सिस्टम फर्क क्या लगता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोग ना डाइट खा के अक जाते हैं, अकते हैं क्योंकि वही टेस्टलेस डाइट खा के। तो यही फर्क है लोगों में और मेरे में। मैं टेस्टलेस डाइट नहीं खाता। मैं पाजी मेरा फ्लो ऐसा है कि 2 महीने की प्रेप है, 2 महीने में 8 हफ्ते। 8 हफ्ते में मैं जो पहले 4 हफ्ते हैं उनमें मैं मम्मी को बोलता हूँ तड़का लगे मेरा चिकन जो भी मैंने खाना, क्योंकि तड़का लगे बनेगा लेकिन खाने मुझे सिर्फ पीस ही हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। उसमें जो तेल वेल सब ऑलिव ऑयल में बनेगा, वो ऑलिव ऑयल मुझे चाहिए एज एन गुड फैट। तो वो जो हल्का फुल्का चिकन में लगा मेरे अंदर गया भी वो मुझे दुखेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम कोई चीज खुश होकर खाते हैं ना
वो लगती मजा है, आ रहा है, तो वो आपकी बॉडी में जाएगी, लगती है। अच्छी तरीके से अपने मसल्स में जाएगी। एक होता है कि मैंने ऐसे भी डाइट खाई है कि चिकन खाया, वो पचता ही नहीं है, वो 2-4 घंटे फील होता रहेगा पेट में पड़ा है, पेट में ही पड़ा है। तो डाइट सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करो, डाइट कैसे खानी है। तो मेरा क्या होता है, मैं पहले 4 हफ्ते अच्छे से डाइट खाता हूँ, फुल मजे में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए। तो जब लास्ट महीना बचता है, उसमें मैं फिर क्लीन करनी स्टार्ट कर देता हूँ। और जब लास्ट के 15 दिन बचे हैं, उसमें फिर जिसको बोलते हैं कि बस अंधेरे में ही जीना, अब तो उबला हुआ ही खा, जान ले रही है। यस, तब जाके मैं क्लीन करता हूँ। इससे क्या होता है ना, बॉडी को स्ट्रेस नहीं रहता डाइट का कि यार खानी है, खाई नहीं जाएगी। मैं हर एक चीज भाई टेस्टी खाता हूँ और स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, अपने गोल पे फोकस करता हूँ। कार्डियो वगैरह कितना करते हो आप? कार्डियो में पूरे दिन में आधा घंटा, अच्छा, हमेशा ही डेक्स्टर जैक्सन की तरह? आधा घंटा। और क्योंकि बाकी का वर्कआउट आधा घंटा, कार्डियो मेरा वर्कआउट 2-2.5 घंटे का होता अच्छा, वर्कआउट आपका 2-2.5 घंटे है। वही सब बंद हो जाता जो होना है, क्वालिटी घंटा तो वर्कआउट। आपकी जो ये तो चलो हो गया आपका पीक वीक का बोलेंगे, आपकी जो आप लीन आते हो हाँ बहुत जी। लीन, Yes. ठीक है, मतलब कि बहुत लोगों से, तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है वो कैसी लगती है पिछले लास्ट भाई के 4 साल? लोग थोड़ा चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं लाइव में बैठ के मैंने खाया है, मैंने 3 शो किए हैं, मैंने तीनों शो में एक दिन भी कार्ब्स नहीं छोड़े, एक दिन नहीं छोड़े? एक दिन भी नहीं छोड़े। ओके, क्योंकि मेरी अभी वही है ना, अगर आपको अपनी थोड़ा बॉडी की genetic समझ factor भी है। कि मैं कार्ब्स छोड़ता हूँ, मेरी बॉडी बहुत जल्दी छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती श्रिंक हो जाती है। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट मैंने थाईलैंड में ही किया था कि कार्ब्स नहीं छोड़ने। मेरी शेरा भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने जब प्रो कार्ड जीता था तब हमारी बॉडी बहुत छोटी हो गई थी, क्योंकि हमने कार्ब्स बहुत टाइम तक छोड़ के रखे। तो उसके बाद जब फिलअप करने लगे तो बॉडी फिल होए ना, पकड़े ही ना कार्ब्स। तो फिर मैंने कहा अब हमने प्लान किया कि हम कार्ब्स नहीं बंद करेंगे, हम सॉल्ट के साथ खेल लेंगे, सॉल्ट ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन कार्ब्स नहीं बंद करेंगे। तो मैंने वैसे ही किया था भाजी, ट्रस्ट मी, मैंने लास्ट डे तक और फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एक भी दिन कार्ब्स नहीं छोड़े। मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ऊपर नीचे किया था, और ना मैंने पानी छोड़ा। ओके, क्योंकि अगर आप नमक इनटेक कम करते हो तो बॉडी वैसे ही वाटर कैरी करना छोड़ देती है। ये लोगों को मैं समझाता हूँ, अगर हम सैलेड काट के रखते हैं ना, सैलेड को काट के वैसे ही फ्रिज में रख दो, वो वैसे ही रहेगा। जैसे उसके ऊपर आप नमक डाल दोगे ना, वो पानी छोड़ देगा। तो नमक की गेम ऐसी है, आपकी बॉडी में जाएगा तो वो पानी, जब कट करना तब करो। ये नहीं है कई लोग मुझे बोलते हैं कि 1 महीने से नमक बोला, 20 दिन से। नमक की गेम 2-3 दिन की ही होती है। तो आप जब नॉर्मली नमक कट करते हो कि आप एक दिन पहले कट करते हो, 2 दिन मैं पहले? पूरे वीक का प्रोसेस करता हूँ। ओके, जैसे कैसे मतलब? संडे को शो है, नेक्स्ट संडे, आज मंडे है, तो आज मैं पूरा दिन नमक खाऊंगा। ट्यूसडे को मैं लास्ट के 2 मील छोड़ के 3 मील में नमक खाऊंगा। वेडनेसडे को फर्स्ट मील में नमक खाऊंगा। थर्सडे को नमक छोड़ दूंगा। Okay. फ्राइडे को छोड़ दूंगा। सैटरडे नाइट को दोबारा लोड करूंगा। तो जब कार्ब लोडिंग करते हो तो फिर आप बिना बिना नमक के लोडिंग कर लेते हो आप? कार्ब लोडिंग मैंने बताया ना, मैं कार्ब्स खाता रहता हूँ, Okay. छोड़ता नहीं। छोड़ते नहीं हो? हाँ, क्योंकि करता मैं बिना नमक के, पानी होता है बॉडी में ना, तो वो वाटर कार्ब्स और वो सब कर मिलके लेती है। बॉडी में काम करती हैं। तो फिर मतलब कि आपने बस सॉल्ट आपने लास्ट लाना है में तो हाँ, लास्ट सैटरडे को जब आपने मुझे मसल्स को फील करना है कार्ब्स के साथ, तब मैं सॉल्ट ऐड करता हूँ बॉडी में। Okay. वो हो जाता है, जैसे संडे को शो है तो सैटरडे शाम को 6 बजे से मैं लोडिंग करनी स्टार्ट कर देता हूँ सॉल्ट के साथ। फिर मैं जो भी खाता हूँ, फिर मेरा जो मन, अभी लास्ट शो में मैंने मनोज भाई ने 5 पिज्जा खाए। तो फिर आप सब पानी क्या करते हो? तब मैं पानी ड्रॉप करता हूँ। सैटरडे को पानी ड्रॉप करते हो? तब नॉर्मली बिल्कुल 12 खत्म नहीं करता। हर जैसे मैंने बर्गर और पिज्जा खाया तो उसके साथ मैं इतना हाफ बोतल पानी पी लूंगा। ओके, क्योंकि ये नहीं है ना, पानी जा रहा, पानी निकलेगा भी, आपको टॉयलेट आएगा ही आएगा। हाँ। आएगा ही आएगा। वो तो हम नहीं भी पी रहे तभी बॉडी रिटेन करती रहती है। तो मैं पानी रहता अंदर, तभी एनर्जी रहती है बॉडी में। लोग पूछते हैं भैया आपकी एनर्जी का राज क्या है? राज कुछ नहीं है, अगर आप अच्छी डाइट से एनर्जी आपको मिल रही है तो वो दिखेगी। कई मैंने देखे बॉडी बिल्डर, हाँ बिल्कुल, मैं पाजी टचवुड आज तक ऐसा नहीं। पहले होते थे, मैं अब जो बहुत टाइम में लगा जब नहीं आपको। करता, हाँ अब बिल्कुल active मतलब है। कि आपका जो 3-4 दिन आप सॉल्ट कट कर देते हो, फिर एंड में उसी से सैटरडे को कंडीशनिंग आ जाती है, उसी से conditioning सब आती कुछ आ। और बेसिकली मैं चेक करता रहता हूँ अपनी बॉडी के यहाँ से। Okay. अभी ये ऐसे है। है। हाँ, वो फिर आहिस्ता जाती है वापस। हाँ, जब बॉडी पूरी ड्राई हो जाती है तब ये यहीं रुक जाती ये है। हाँ, तब मुझे होता है कि नाउ आई एम, वो आहिस्ता जाती है। वो वाटर कोई बॉडी होल्ड नहीं कर रही है।
अच्छा, तो मतलब या फिर शो डे वाले दिन फिर आपका क्या रूटीन रहती शो है? डे में डिपेंड करता है शो की टाइमिंग क्या है। अगर अभी सपोज मैक्सिमम अभी मैक्सिमम बाहर के शो की टाइमिंग होती है 10 बजे 9 बजे वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। मैं सुबह जैसे शाम को 6 बजे एक मील लिया और हर 2 घंटे कोई खाता रहता हूँ। तो नींद आती नहीं, फिर भी कोशिश होती है कि 12 बजे से 4 बजे 3-4 घंटे की नींद मिल जाए। तो फिर 4 बजे दोबारा उठ के मैं सुबह 4 बजे अलार्म लगा के लोडिंग के लिए दोबारा उठता हूँ और 4 से फिर दोबारा लोडिंग स्टार्ट फिर वो सॉल्ट से ही करते हो लोडिंग आपके बिना हाँ, सॉल्ट के हाँ, करते हाँ, हो? वो सेम एक बार सैटरडे को आपने सॉल्ट शाम को शुरू कर दिया, फिर अगले दिन आप सॉल्ट कट नहीं करते? कट नहीं करता हूँ। ओके। एंड फिर बाकी प्रोटीन वगैरह के ऊपर क्या फोकस नहीं, रहता है? प्रोटीन मेरा ऐसा होता है कि लास्ट के जब मैं बॉडी में सॉल्ट इनटेक बंद कर देता हूँ या जैसे लास्ट का चल रहा है ना, फर्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन में प्रोटीन इनटेक रखता हूँ पाउडर वाली जिससे हम पीते हैं। उसके बाद फिर मेरा वही रह जाता है, चिकन से हो गया, एग से हो गया, चिकन से फिर हो गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उससे? तब मैं उससे। प्रोटीन बंद कर देता हूँ। ओके। तो फिर सैटरडे को जब और आप और जो बेसिकली जो मेरा शो डे की डाइटिंग होती है ना, वो बेसिकली जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ जो मैं रेगुलर डेज में वर्कआउट के टाइम पे जो मैं रेगुलर खाता हूँ। जैसे क्योंकि वो आपकी बॉडी को जो डाइट सूट करती है वही हाँ। आपको फील करेगी। वही करेगी। आप ये नहीं कि आप पैनकेक खाते नहीं, आप शो डे पैनकेक खा रहे हो, वो आपको नहीं फील करेगा। बॉडी को उसके Used to हैबिट नहीं। ना। अभी मुझे ओट्स इतने टेस्टी लगते हैं, मैं चाहे पानी में बनाऊँ वो मन लगा के खाता हूँ। तो मैंने शो डे वाले भी दिन ऐसे ही करता हूँ। सुबह उठते जैसे आपकी रूटीन है, सबसे पहले ओट्स खाए, ब्रेड ऑमलेट खाया, ऐसे ही चलता है मेरा शो में। उसके बाद मैं चिकन राइस ढूंढता हूँ क्योंकि चिकन राइस इसको मैं एनाबोलिक मील बोलता हूँ, है ना। चिकन राइस तो वो खा लिए, वैसे नमक होता तो वैसे ही टेस्टी अच्छा, मेरे पास कई बार क्या होता है कि आम तौर पे जैसे एथलीट्स को कई बार पंप नहीं आता बैक स्टेज, हाँ। पंप नहीं आता, तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? भाजी हुआ ऐसा पहले होता था। अच्छा। उसका रीजन यही होता था कि नमक सॉल्ट इनटेक नहीं प्रॉपर है, पानी या नहीं कार्ब्स पिया। नहीं अंदर गए हुए हैं, या वाटर इनटेक नहीं है। तो देखो, मसल में कार्ब्स भी होने चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। जो सॉल्ट है वही ट्रैवल कराएगा अपनी बॉडी में सारा कुछ, सब कुछ। है ना। तो ये लोग कहते हैं कि यार जिम में ऐसा पंप आया लेकिन स्टेज पे नहीं आया, क्योंकि जिम में आप ये चीज़ें नहीं करते, पानी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, वहाँ कर रहे हो। लेकिन वहाँ करो, जब आपका शो डे आ गया तब आपको टेक्निकली चीज़ों को अच्छे से खाना पड़ेगा, और खाओ वही चीज़ जो आपकी बॉडी मांगती है। मन करेगा खुद खाने का। उसमें आप देखो आप क्या ओट्स खा सकते हो। मेरे हिसाब से देखने वालों को मैं यही बोलूँगा, कुछ फैंसी मत करो, वही करो जो आप डेली आम जिम डेज में करते हो, वर्कआउट डेज में करते हो, वो ही डाइट आपको फुल कर देगी। अच्छा, अगर मतलब कि किसी का पंप नहीं आ रहा है बैक स्टेज, तो वो क्या कर सकता है लास्ट के मिनट में? भाजी लास्ट के मिनट में तो वो कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकता, फिर भगवान का नाम लो आप। सकता। मैं ऐसे बोल दूँ कि ये कर लो, लोग करें, वो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिकॉज लोगों को लगता है पता नहीं ये बैक स्टेज को नहीं, कौन नहीं, सी नहीं। सिरिंज हाँ, लगा रहे, हाँ, क्या हाँ, लगा हाँ। रहे हैं, एपी शेप अगर आपकी बॉडी में पंप नहीं आ रहा, ऊपर से आप कुछ एएमपी ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, कुछ भी वो हो सकता नुकसान है। करेगी। कुछ भी हो सकता क्योंकि हर एक ड्रग को बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए। एएमपी भी आपको तब एनर्जी देगा जब आपने भरपूर खाना खाया होगा। खाली पेट लेते रहोगे वो काम खराब ही करेगा। ये बताओ कि जो ड्यूरेटिक्स हैं, जो मतलब कि बहुत हमारे इंडिया में हर दूसरा लड़का बच्चे लेसिक्स ले रहा है, कोई डायजर ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में? भाजी देखो, ये नहीं कहता मैंने ली नहीं कभी, ओके। ली है, पहले ली थी जब ये कॉमन होती थी कि यार पानी ऐसे निकलेगा, तब ये पता था कि ऐसे ही निकलेगा पानी। हाँ, एक दिन पहले खाओ, निकाल लो, खत्म कहानी। लेकिन उससे क्या होता है, वो ना जो लास्ट 6 होगी वो पूरे हर एक मसल से, हर एक स्किन से, सब जगह से पानी रिटेन कर देती है। जो ड्यूरेटिक लेगा उसकी बॉडी में पंप आएगा ही स्टेज पे, क्योंकि मल्टीविटामिन, मिनरल्स, सब कार्ब्स, निकल गया। सॉल्ट सब निकल गया, तो बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। आप प्रो से सुन रहे हो, मेरी बात नहीं माने तो इनसे कुछ हाँ, सुन तो लीजिए। जो ड्यूरेटिक का काम है वो आप ड्यूरेटिक लेके ना करो। जो आपके पास लास्ट वीक है ना, उसे आप ड्यूरेटिक वीक बना लो। ओके। उसमें आप पानी के साथ अगर आप कट करते हो तो बिल्कुल जीरो तो करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि पानी, मसल में पानी नहीं होगा तो वो पंप ही नहीं तो पकड़ेगा। फ्लैट आप नेचुरल हाँ, फ्लैट। मसल को फुल दिखने के लिए वाटर चाहिए, तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी कट कर सकते हो। पहले दिन मंडे है, जैसे मंडे टू संडे का प्रोसेस होता है Okay. वीक का। मंडे आप पियो 8-10 लीटर जितना पिया जाता है, टाइम टू टाइम। वेडनेसडे थर्सडे तक आप कर दो वही 3 लीटर, फ्राइडे को 2 लीटर, सैटरडे को 1.5 लीटर, संडे को भी 1 लीटर पियो जिस दिन शो है।
तो आप ये अभी भी ये हाँ, प्रोसेस yes, फॉलो yes, करते हो yes. या आप ये आपका मतलब Yes, कि yes, मैं यही ये करता हूँ। 8 फिर अगले दिन 7 फिर 6 पानी में, 5 हाँ, 3 पानी में पीता आहिस्ता आहिस्ता तक लेकिन आप कट अचानक से कट नहीं करते हो। अचानक से पाजी वो पहले करते थे तो तब गलतियां हुई हैं, तब मुझे पता था कि बॉडी पंप ही नहीं हो रही। तब ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में रख के की हैं तो बॉडी फुल पंप रह रही है, स्टेज में एनर्जी पूरी रह रही है। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी कट हाँ, करना और जीरो पानी करने की तो जरूरत नहीं है। मतलब कि 24 घंटे पानी अगर कट मसल से पानी निकल गया यहाँ से तो वो ऐसे करके सिर्फ शेप दिखेगी, वो हार्डनेस नहीं तो दिखेगी। आपको आई थिंक जो मेन फर्क पड़ रहा है जहाँ पे वो अब सॉल्ट की गेम से आप खेल रहे हो। बाकी हर एक बॉडी टाइप अलग हाँ है। आपकी हाँ ये नहीं आपकी अब जैसे रामी है या मुस्तफ़ा मोहम्मद है, वो बेचारे कुछ भी कर ले उनकी कंडीशनिंग बहुत मुश्किल से आती है। अब डेक्स्टर जैक्सन जैसे हैं वो हमेशा ही कंडीशन आते हैं उसकी, यू नो, बॉडी टू बॉडी बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा अपने मतलब कि क्या आप क्लाइंट्स लेते हो नहीं लेते हो, कोचिंग करते हो नहीं करते हो? बिकॉज बहुत सारे स्पेशली पिछले 20 मिनट की इन्फॉर्मेशन के बाद नेचुरली बहुत सारे एथलीट्स जानना चाहेंगे कि सैम आप कोचिंग देते हो नहीं देता हूँ क्या? भाई मैं कोचिंग, मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता, मैं कोचिंग देता हूँ। ऑनलाइन यस, ऑनलाइन भी कोचिंग, कोई साइट नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई टीम नहीं है, अकेला हैंडल करता हूँ। जितने हैंडल होते हैं जब मुझे लगता है लोड आने लग गया तब बाकी के क्लाइंट्स को मैं मना कर देता हूँ। मतलब 15 के क्लाइंट्स तो मैं एक टाइम में हैंडल कर लेता हूँ। मुझे रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है किसी का, क्योंकि भाजी अगर आपने किसी को अपने अंडर रखा है तो उसकी टेक केयर करना आपका काम है। तो रात को अगर कोई बंदा रात को 2 बजे कॉल कर रहा है तो वो टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, तो मैं हर एक चीज़ का फ़ोन कर हर एक चीज़ का मैं खुद ही ध्यान रखता हूँ। लेता हूँ मैं क्लाइंट्स, अच्छे लड़के ज़्यादा जल्दी पकड़ता हूँ। करने वाले का पता चल जाता है बातों से ही कि यार नहीं इसमें कुछ है। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो अगर किसी ने आपको रीच आउट करना हो कोचिंग के लिए थ्रू इंस्टाग्राम तो आपको मैसेज सुपर सैम, यू गाइस कैन सुपर सैम, आपका इंस्टाग्राम हैंडल हम नीचे भी डाल देंगे सैम का, तो प्लीज़ फॉलो करो। बाकी आपका कोई मैसेज अपने एथलीट्स के लिए बस लास्ट? भाजी देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि हार्ड वर्क इज़ द की। देयर इज नथिंग लाइक ओवर ट्रेनिंग। अगर आपकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो हार्ड वर्क करो, वो ज़रूर काम करेगा। आज नहीं करेगा कल करेगा, लेकिन मैं स्टैंप लगा के दे सकता हूँ आपका हार्ड वर्क काम करेगा। तो आपको इसके बाद मतलब कि आपको आप IHFF ओलंपिया में आ रहे हो, Yes, तो आपको yes, वहाँ पे आपको मतलब कि पाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट शो हम आपको कब देखेंगे स्टेज पे? सरप्राइज है पाजी, सरप्राइज है, ठीक है। ये तो नहीं हम आपको कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वैसे तो मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर स्पेन खेलने का, जो कि मैंने रिवील किया हुआ है। उससे पहले भी मैंने एक शो करना है, वो सरप्राइज सरप्राइज, ठीक है बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया लगा सैम, मतलब कि आपने आई थिंक स्पेशली जो लास्ट के हाफ एन आवर वगैरह है वो बहुत आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग पाया हुआ। एक और छोटा सा सवाल, मतलब कि आप आई नो शेरा पाजी के साथ कितने साल से जुड़े हुए, बहुत हमारे इस होता है एथलीट्स को कि वो बाहर की तरफ भागते हैं कि बाहर कोच पता नहीं क्या जादू हो जाना है। देखो बाहर वाला कोच आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा चिकन की जगह बीफ खा लो। कहाँ से खाओगे आप? उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, लोग खाते हैं करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो सिर्फ अब पाजी मैं चैंपियन बन गया ना, मेरा कोच तो इंडियन ही है ना, तो मेरे इंडियन कोच ने कुछ ऐसा डाल नहीं दिया। उसने सिर्फ मुझे बातों से मोटिवेट किया है और मैंने मेहनत की है। ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। हमारे इंडिया में वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं और जिनको उन्होंने हराया उनके तो कोच बाहर के ही है ना। नहीं, अगर हम देखें तो देखो, अगर जितने यतिंदर है, हाँ जी, सुनीत वगैरह है, सारे मतलब के टॉप के बॉडी बिल्डर बने ही हैं। अभी सुनीत यादव को प्रो कार्ड मिला है, वो इंडिया में ही मिला, बाद में उनके पास कोच बाहर का आया क्योंकि वो एक स्टार बन गया। अब बना हुआ स्टार किसको नहीं चाहिए? हाँ, बना उसका तो हर बंदा लेता है। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मतलब कि नो ऑफेंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर वाले कोचेस में कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक्स्ट्रा मनी है, हाँ, अगर आपने फेंकना तो बात लगा दो। ये बोलेंगे कि हेटर है, हेटर वाली बात नहीं है। देखो फैक्ट है पाजी, मैं आपको बताता हूँ सैम, मुझे ये काम करते हुए 20-25 साल हो गए। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि कोई भी आज तक हिस्ट्री में कोई कोच दुनिया में नहीं हुआ है किसी भी लेवल का, चाहे वो हानि है चाहे क्रेस है, कोई भी है, कि जिसने कोई 10-15 साल का जो वेटरन सीनियर बॉडी बिल्डर
जो 85 किलो पे 80 पे अटका हुआ था उसको वो 105-10 पे ले गया हो, ठीक है। आप ऑलरेडी बंदा जो 105 पे है उसको अब 107 पे लेके कोई जादू नहीं करता। हाँ ऑलरेडी मैं कब मानूंगा, मतलब कि सुनीत मेरा, मैं पर्सनली सुनीत को बहुत क्लोजली जानता हूँ, मतलब कि अच्छी मेरी उसकी रिगार्ड है, आई लव हिम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं तब मानूंगा हानि रैमबोर्ड को जादू करके वो सुनीत यादव को स्टेज पे 1 कुंटल 5 किलो पे चढ़ाए, 15 किलो स्टे वेट ऐड करके सुनीत को स्टेज पे चढ़ाए, उसके पीछे मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ ये हमारे से गोरे हमसे 10 किलो सुपीरियर है। मैंने अब देखो मैंने कम्पीट किया, मैंने कितने ऐसे लड़कों को हराया जो बाहर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मतलब कि ये जो ये शौक है, आप हार्ड वर्क बढ़ा दो और जो आपका एक्चुअल कोच है उसी पे फोकस करो, उसको सुनो, खुद का दिमाग लगाना छोड़ दोगे तो बन जाओ। ये बहुत बहुत सही है। नहीं यार सैम बहुत मज़ा आया, आपने टाइम निकाल के आए, इतनी सारी इंटरेस्टिंग आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की और हमने कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं की। वैसे करने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इट्स ओके। आजकल नहीं यार वही चल रहा है क्योंकि नहीं हम भी कर देंगे तो हम भी कॉमन हो जाएंगे, तो वो नहीं करना। यहाँ पे दिस इज नॉट अबाउट कंट्रोवर्सी। हमारा गोल है कि आप एक्सपीरियंस बंदे हमारे साथ बैठे तो हम इनसे चीज़ें सीखें, इनसे वो चीज़ें पूछें कि जिससे हमारी ऑडियंस को, यंग बच्चों को, एथलीट्स को एक्चुअल फायदा हो, ठीक है। मतलब कि आपको कंट्रोवर्सी लाइक कोई चीज़ हो तो हम कर सके, आप मतलब कि बिना आप हमेशा क्लीन रहते हो। आप कंट्रोवर्सी चलो मानते हैं, ऑन स्टेज की कंट्रोवर्सी चलती है जिसकी स्टेज हाँ। पे क्या, यहाँ तो पाजी इंडिया में तो कुछ और ही चल रहा है ये। नहीं हम उन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो there is something else। सैम बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस हैव यू हियर। कोई नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। बाकी आप अपने कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो सैम के लिए, मेरे लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैम का इंस्टाग्राम हैंडल सुपर सैम वंस अगेन, वो भी हम नीचे डाल देंगे। कोई और आप एथलीट देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करें, हम उनको लेके आएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच एंड लुक आफ्टर।